जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में क्लास 11th का 8th चैप्टर चल रहा है, 8वां चैप्टर चल रहा है। और जिसमें कि हम लोग थ्योरी प्लस एक्सरसाइज एग्जाम्पल के साथ बना चुके हैं। अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज बना रहे हैं, विविध उदाहरण बना रहे हैं, विविध उदाहरण प्लस एक्सरसाइज दोनों बना रहे हैं। तो उदाहरण और एक्सरसाइज का कुछ भाग हम लोग बना चुके हैं, चूँकि ज़्यादा टाइम ले रहा है ये प्रश्नावली, इसीलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला पार्ट हम इसका रिलीज़ कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक बताया गया है और उसमें एक एग्जाम्पल भी बताया गया है। अभी हम लोग करेंगे इसका दूसरा पार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज का, और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के कितना तक है, शायद 18 तक है। 9 से लेकर के 18 तक लगभग 10 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। प्रयास करेंगे कि यह भी 1 से 1.5 घंटा में पूरा हो जाए, जिससे कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम लोग आते हैं, अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन तक तो इसमें बना ही चुके हैं। तो आपका ये पहला, आज हम लोग 9 नंबर से शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, आपका क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना एंड सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ इतना। ठीक है, मतलब 2 इक्वेशन दिया हुआ है, जिसमें कि पहला इक्वेशन का रूट्स क्या है, ए बी है, और दूसरे इक्वेशन का रूट्स क्या है, सी डी है। और कह रहा है वेयर ए बी सी डी फ्रॉम ए जी पी, और क्या कह रहा है वो रूट्स जो है क्या है, ए बी सी डी वह जीपी में है। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि इतना रेशियो इतना इज इक्वल टू इतना। मतलब हिंदी में थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि यदि इतना का मूल्य ए बी हो, मतलब कह रहा है कि यह जो इक्वेशन दिया गया है इसका मूल क्या है, ए तथा बी है। ठीक, उसके बाद दूसरा इस इक्वेशन जो दिया गया है यह, इसका मूल क्या है, सी तथा डी है। ठीक, तो और क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि इतना इज इक्वल टू इतना होगा, यह आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गई है। तब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी जीपी में है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, एंड डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब, वेयर वेयर आर इज कॉमन रेशियो। ठीक है, आर क्या है, कॉमन रेशियो है। थोड़ा सा पंखा चला ले, गर्मी आ रही है क्या। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और हम लोग क्या सब कर सकते हैं। इसमें देखिए कि हम लोगों को ए बी सी डी मालूम था कि जीपी में है, तो इसीलिए हम ए बी सी डी का वैल्यू एक तरह से हम लोग सेट कर लिए। अब आते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी डी इसका मूल है। ए बी क्या है, यह जो ए बी है यह इसका मूल है, इसका मूल है मतलब क्या है, उसका वैल्यू है, एक्स और वाई का वैल्यू है। ठीक है, तो रूट से है, तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इज द रूट्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0। यह तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी क्या है, इसका रूट्स है। अगर इसका रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर पता हो तो
हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग पढ़े थे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, जिसमें कि अल्फा और बीटा इसका क्या माना जाता है, मूल माना जाता है, मतलब रूट्स माना जाता है। और अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ठीक है, ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद 10th में पढ़े होंगे, 9th-10th में पढ़े होंगे। उसमें आपको यह बताया गया होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब देखिए कि चूंकि वहां तो अल्फा बीटा लिया गया है, यहाँ पर ए भी दिया गया है, और ए बी किसका मूल है, इस इक्वेशन का मूल है जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है। तो इसका मूल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय, तो माइनस 3, एगो फार्मूला का माइनस, ए का वैल्यू 1। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा, सॉरी ए इंटू बी क्या, एंड ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बराबर सी बाई ए, तो सी का वैल्यू क्या पी है, अब बटा में ए का वैल्यू 1। चलिए यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो किससे आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला से ये दोनों चीज हमें मिल गया। अब आते हैं, चूंकि अभी हमने क्या देखा था कि ए बी सी डी अगर जीपी में था तो बी बराबर क्या हो रहा था, ए आर हो रहा था, नहीं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का वैल्यू क्या लिख देंगे, ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, या ए अगर कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3। ठीक है, सिमिलरली यहां पर हम अगर इसको करेंगे तो ए इंटू बी का वैल्यू क्या है, ए आर है, तो यहां लिख देंगे ए आर इज इक्वल टू पी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू पी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, इस दोनों को मिला करके इक्वेशन मान के चल रहे हैं हम कि यह फर्स्ट है, या फिर इसको मान लीजिए सेकेंड, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। चलिए अच्छा, अब दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ वो भी लिख ही लेते हैं। चलिए अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्या दिया हुआ है कि सी डी आर द यहां देखिए इज नहीं दे करके आर दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, कौन सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x एक्स स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल, सॉरी प्लस क्यू ना, 12x प्लस क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए, तो सी डी अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है तो क्या होगा, वही समझी हुई बात, अल्फा प्लस बीटा वाला वैल्यू, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, c प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस 12 बटा में 1। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं, c का वैल्यू क्या होता है, ए आर स्क्वायर प्लस डी का वैल्यू ए आर क्यूब इज इक्वल टू 12, या देखिए
हो जाएगा ए आर स्क्वायर, अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस आर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब आइए अगेन सी इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी सी बाई ए, सी का वैल्यू क्यू बटा में 1, या देखिए सी का वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर इंटू डी का वैल्यू ए आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू, या देखिए ए स्क्वायर आर टू द पावर 5 इज इक्वल टू कितना हो गया क्यूब आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए इसको समीकरण मान लेते हैं हम लोग 4। यहां तक हमें आ गया है। अब देखते हैं, अब हमें यह प्रयास करना है कि किसको किसको भागा दें, जोड़ करें, गुणा करें, भागा करें, घटाव करें, मतलब करना वही है जिससे कि हमें सॉल्यूशन तक पहुंचने में आसानी हो। तो अब देखिए कि इस दोनों में अगर हम डिवाइड करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, अगर इक्वेशन थर्ड को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा वो देखिए। तो हो जाएगा ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर इज बट्टा में कितना है ए इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू हो जाएगा 12/3। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस 1 प्लस आर को 1 प्लस आर को कैंसिल कर दिए, इस ए को कैंसिल कर दिए क्या, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 3 4 जा 12, तो कितना आ गया, अब देखिए, या इधर से हमको बच गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसीलिए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +-2 हो जाएगा। क्यों होगा +-2, ये तो आप लोग आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि यह स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में जाएगा, तो 4 का रूट हो जाता है 2, और रूट जो होता है वो हमें दो तरह की वैल्यू देती है, प्लस तथा माइनस, इसीलिए 4 का रूट जब हम निकालेंगे तो +-2 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए या तो हमें मिल गया इतना। अब फ्रॉम इक्वेशन हमको निकालना क्या था पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, हमें निकालना है, एक मिनट, सिद्ध कीजिए कि p प्लस क्यू बटा क्यू माइनस पी, क्यू प्लस पी बटा क्यू माइनस पी। ठीक है, तो p प्लस क्यू क्यू प्लस पी क्यू प्लस पी बटा क्यू माइनस पी, मतलब नीचे p होना चाहिए ना। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 4 में हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। अब जो है अगर हम इक्वेशन 4 में 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, गौर कीजिए, यहां देखिए, या इक्वेशन 4 क्या है, ए स्क्वायर आर टू द पावर 5 बटा में ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बटा में बी हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब इसको हम लोग एलोबरेट करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते चलिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर कैंसिल होके 1 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 कैसे हो गया, ए स्क्वायर, एक मिनट, लगता है कुछ गलत लिखा गया है। p का वैल्यू कितना है
ए स्क्वायर आर है ना, तो यहाँ आर हो जाएगा, 4 नहीं होगा, यहाँ आर हो जाएगा। ठीक से तरीका, यहाँ कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर। अब देखिए कि इस आर को जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, आर टू द पावर 4 बाय 1 इज इक्वल टू हमें आ गया क्यू बाय पी। ठीक है, अब देखिए आर का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, आर का वैल्यू कितना है, 2 है। अब तो आर का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 2 टू द पावर 4 बाय 1 इज इक्वल टू हो गया क्यू बाय पी। या देखिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं, 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16/1 इज इक्वल टू पी बाय क्यू बाय पी, क्यू बाय पी आ जाएगा। या इसी को लिख सकते हैं क्यू बाय पी इज इक्वल टू 16/1। यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अब यहां से कुछ नया चीज हमने सीखने के लिए मिलेगा, और शायद आप लोग जानते होंगे कंपोनेंडो एंड डिविएंडो का रूल। कंपोनेंडो एंड डिविएंडो का रूल क्या होता है? कंपोनेंडो एंड डिविएंडो रूल क्या होता है? इफ a by b is equal to c by d, देन क्या होता है, a प्लस बी बटा में a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी बटा में c माइनस डी होता है। ठीक है, यह होता है कंपोनेंडो एंड डिविएंडो रूल। ठीक है, ये रूल क्या कहता है कि अगर a बटे बी बराबर c बटे डी हो तो a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे c माइनस डी होगा। यह कंपोनेंडो एंड डिविएंडो रूल हमें बताता है। अब इसी चीज का यूज हम लोग यहां करेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविएंडो रूल। क्या हो जाएगा, अब देखिए q प्लस पी बटा में q माइनस पी इज इक्वल टू 16 प्लस 1 बटा में 16 माइनस 1। या देखिए यही हो जाएगा q प्लस पी, बटा को तो हम लोग रेशियो भी लिख सकते हैं, रेशियो q माइनस पी इज इक्वल टू 16 1 17, रेशियो 16 में से 1 चला गया 15, 17 रेशियो 15, LHS बराबर RHS प्रूफ। यही प्रूफ करना था ना, देख लीजिए। क्या हुआ, देखिए यही प्रूफ करना था, P प्लस क्यू रेशियो Q माइनस P इज इक्वल टू 17 रेशियो 15। हमें वहां भी यही आया है, देखिए गौर से। देखिए Q प्लस P रेशियो Q माइनस P इज इक्वल टू 17 रेशियो 15। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट नंबर में अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ am एंड gm ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b आर m इज टू n, सो दैट इतना रेशियो इतना इज इक्वल टू इतना रेशियो इतना। मतलब कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याएं, कौन सी संख्याएं है, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक संख्याएं, और वह धनात्मक संख्याएं कौन सी है, a और b है। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। दो धनात्मक संख्याएं a और b के बीच समांतर माध्य मतलब क्या, am,
अर्थमेटिक मीन, और गुणोत्तर माध्य मतलब जीएम, ठीक है, का अनुपात m अनुपात n है, ठीक है, क्या अनुपात क्या है, m अनुपात n है, ठीक, तो दर्शाइए कितना, चलिए ये तो प्रूफ करना है, ये तो इसमें कोई बात ही नहीं। अब बचा यहाँ am, हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, am इज इक्वल टू होता है a प्लस बी बटा 2, मतलब a और b का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बटा 2 होता है। उसके बाद a और b का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ओवर ए बी होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये आपका फार्मूला है, हम लोग इसको प्रश्नावली जब बना रहे थे तब थ्योरी में पढ़े थे, और यह कैसे होता है यह भी आपको बताए हुए हैं हम। चलिए अब देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी के बीच का समांतर माध्य क्या है, ए एम और बी एम का अनुपात क्या है, इसके समांतर माध्यों और गुणोत्तर माध्यों का अनुपात m अनुपात n है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एम ऑफ ए बी बटा जी एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना, m बटा में n, क्या, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बट्टा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 रूट ए बी, वह 2 ऊपर वाला 2 नीचे हम ले आए हैं, ऐसा नहीं कि 2 रूट ए बी इसका जीएम होता है, ऐसा नहीं होता, a प्लस बी बटा 2 होता है एम, चूंकि वह ऊपर में था उसको जब हम लिखेंगे तो वह नीचे आ जाएगा 2, इसीलिए 2 नीचे वाले में गुना कर दिए, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बराबर क्या हो जाएगा m बटा n, ठीक, यहां तक ठीक है। चलिए अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तब तो इतना लंबा चौड़ा प्रूफ होगा, तो हम लोग तो वही जानते हैं, सीधी सी बात है, क्या कि अगर उंगली सीधा करके घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लीजिए, मतलब घोकूल करके तब निकालिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको टेढ़ा करेंगे उंगली को। अब देखिए इसमें टेढ़ा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही कंपोनेंडो एंड डिविएंडो रूल लगा देंगे, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविएंडो रूल, ठीक है, जब कंपोनेंडो डिविएंडो रूल हम लोग लगाते हैं तो क्या होगा, ये लाइन बेकार खींच दिए हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, चलिए जब कंपोनेंडो डिविएंडो रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी बटा में हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m प्लस n बटा में m माइनस n, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब देखिए यह जो दिख रहा है हमको कुछ लग रहा है कि यह किसी ना किसी फार्मूला पे आ रहा है, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है ना, तो इसको दिमाग में लाने के लिए, अब ये दिमाग में आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि यह पूरी तरह विजिबल नहीं है कि यह किस तरह के फार्मूला में है। अब इसको उसमें विजिबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और इसको छीलना पड़ेगा, तो लाइए छेनी और इसको छीलना शुरू कीजिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a को रूट ओवर a का होल स्क्वायर प्लस b को लिख देंगे रूट ओवर b का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी, बटा में देखिए वही चीज करेंगे, रूट ओवर a का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर b का होल स्क्वायर
माइनस 2√ab इज इक्वल टू m प्लस n बटा में m माइनस n। ठीक है, अब देखिए कि a को a√a का होल स्क्वायर तो आसानी से लिख सकते हैं, या तो आप समझ ही रहे होंगे, इतने बड़े हो चुके हैं आप। अब देखिए कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओहो, ये फॉर्मूला किसका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ओवर ए, इसको लिखेंगे रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया m प्लस n बटा में m माइनस n। यहां तक तो समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोग को। अब चलिए, अब देखिए कि यह जो टर्म आया है, अभी भी मेरा प्रूफ नहीं हुआ है। हमें तो प्रूफ जो करना है उसमें रूट में m प्लस n वाला टर्म न है। यहाँ देखिए, आप यहाँ गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रूट में एम एन वाला टर्म है, ए बी का टर्म है नहीं रूट में। तो हमें प्रयास यह करना है कि यह जो रूट वाला टर्म है कहाँ चल जाए, इस तरफ चल जाए, आरएचएस में चला जाए। तो आरएचएस में ले जाने के लिए हमें तो मौका मिल ही चुका है। यहाँ पर इधर से होल स्क्वायर है, इधर से हटाएंगे तो उधर चला जाएगा। तो क्या करेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ, बहुत क्या लिख दिए, सिंड लिख दिए, साइड लिखना था भाई, बोथ साइड। ठीक है, जब हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या होगा, एलएचएस में जो स्क्वायर लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब हमें इधर क्या मिल जाएगा, रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी बटा में रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम प्लस एन। अब बटा में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एम माइनस एन। अब भी कोई दिक्कत नहीं है, अब भी आप समझ गए आसानी से। चलिए, अभी भी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि इधर तो रूट बचा हुआ है ही। अब इस रूट को खत्म करने के लिए थोड़ा सा और ब्रेन लगाना होगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अगेन by using componendo and dividendo रूल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी प्लस रूट ओवर ए माइनस रूट ओवर बी बटा में रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी माइनस रूट ओवर ए अब प्लस में रूट ओवर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर एम प्लस एन प्लस रूट ओवर एम माइनस एन हॉल बटा में रूट ओवर एम प्लस एन माइनस रूट ओवर एम माइनस एन। ठीक है, यहां तक तो आ गया। किसके मुताबिक ये आया है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल के मुताबिक। अब आते हैं आगे। अब देखिए यहां पर अब क्या सब हमें कैंसिल हो जाएगा, यह दोनों तो कैंसिल हो गया, उसके बाद यहाँ यह दोनों कैंसिल हो गया। तो हमें बचा क्या, हमें बचा ऊपर में 2√a बटा में नीचे हमें क्या बचा, 2√b इज इक्वल टू, हमें जो जितना उधर है वो तो बचा हुआ ही रहेगा, रूट ओवर m प्लस एन प्लस रूट ओवर m माइनस एन बटा में रूट ओवर m प्लस एन माइनस रूट ओवर m माइनस एन। ठीक है, चलिए यह टू तो कैंसिल हो गया क्या,
अब देखिए, अब हम LHS को याद कीजिए। LHS में आपने क्या देखा था कि वहां पर A अनुपात B था ना, A रेशियो B दिया हुआ था। यहाँ तो रूट ओवर A रेशियो B है, तो क्या करेंगे, वही रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर ले लेंगे तो इधर वाला तो रूट खत्म हो जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, तो मतलब a बट्टा b बराबर। अब यहाँ देखिए, जब हम स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, टू रूट m प्लस n इंटू में m माइनस n। ठीक है, बटे में देखिए यहाँ भी वही जुगाड़ लगेगा, m प्लस n प्लस m माइनस n, सिर्फ यहाँ माइनस लग जाएगा, टू रूट m प्लस n इंटू में m माइनस n। चलिए यह देखिए क्या आता है, तो यहाँ अब हम देखते हैं क्या हमें मिल रहा है कि a रेशियो b इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ कटने वाला क्या सब है, यहाँ n n कैंसिल हो गया, यहाँ भी n n कैंसिल हो गया। अब हमें बचा क्या सब है, देखिए m प्लस m तो 2m हो गया, 2m, या इधर रेशियो अभी ना लेकर के बटे में ही रहने दीजिए क्या, जब दोनों तरफ टूट जाएगा तब रेशियो दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, सिर्फ देखने के लिए, नहीं तो लगा सकते थे। तो 2m प्लस टू रूट, अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, बटा में कितना आ जाएगा, 2m माइनस टू रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब यहाँ गौर कीजिए, ऊपर में भी दो दो कॉमन आ जाएगा, नीचे में भी दो कॉमन आ जाएगा, वो दोनों कट जाएगा, तो इसीलिए मन ही मन क्या करते हैं, उसको काट के खत्म कर देते हैं। तो हमें अब क्या मिल जाएगा, तो a रेशियो b इज इक्वल टू m प्लस रूट ओवर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर रेशियो m माइनस रूट ओवर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, LHS बराबर RHS प्रूफ्ड। ठीक है, एक बार देख लीजिए, a रेशियो b इज इक्वल टू m प्लस रूट ओवर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर रेशियो m माइनस रूट ओवर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यही ना हमें प्रूफ करना था, a रेशियो b इज इक्वल टू m प्लस रूट ओवर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर रेशियो m माइनस रूट ओवर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स, मतलब कह रहा है कि नीचे वाला टर्म जो दिया गया है उसको n टर्म तक एडिशन करना है, योग निकालना है। कह रहा है निम्नलिखित श्रेणियों का n पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला तो पता है ही, सब चीज पता है ही, थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगेगा क्वेश्चन में और बन जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन हम आपको बना के दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि दो एक ही तरह का क्वेश्चन दिया गया है, इसीलिए एक हम करेंगे और एक आप करेंगे। चलिए पहला नंबर अब देखते हैं क्या दिया हुआ है, SN बराबर 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस सोन कितना तक 2
एंटर। ठीक है, बराबर देखिए। अब यहां देखिए कि इसमें से हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस ऑन टू एंटर। चलिए बराबर देखिए 5 बटा में 9 हम लोग क्या करते हैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में और 9 से बाहर में डिवाइड कर देते हैं, बात तो बराबर हो जाएगा, बैलेंस रहेगा क्या। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस ऑन टू एंटर। चलिए बराबर देखिए 5/9। अब देखिए यहां पर क्या होगा, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे 10 माइनस 1, इसको लिखेंगे 100 माइनस 1, इसको लिखेंगे 1000 माइनस 1 प्लस वन कहां तक टू एंटर। चलिए बराबर देखिए 5/9 इंटू में देख लीजिए अब हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ गौर कीजिए, यहाँ 10 माइनस 1 है, यहाँ 100 माइनस 1 है, यहाँ 1000 माइनस 1 है और यह n टर्म तक गया है। तो यहाँ यह जो 10 माइनस 1 है यह खुद दो टर्म के रूप में आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं। तो एक टर्म हमें आ जाएगा 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस सोन टू n टर्म। ठीक है, और दूसरा टर्म क्या होगा माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 कहां तक टू एंटर। ठीक है, अब यहां गौर कीजिए आप जब गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा देखिए 5/9 इंटू यह देखिए आप जो देख रहे हैं 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस इतना टू n टर्म, तो यह जीपी में तो लग रहा है ना, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म a है 10 और कॉमन रेशियो क्या है 10 है। देखिए 10 में 10 से गुना किए 100 मिला, 100 में 10 से गुना किए 1000 मिला। तो इसका मतलब हम लोग इसका SN निकाल सकते हैं। कैसे निकलता है फॉर्मूला इसका a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बट्टा में r माइनस 1, यह तो इसका हो गया माइनस। अब देखिए यह जो टर्म देख रहे हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 यह n टर्म तक, एक को दो बार जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा, एक को 5 बार जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, एक को 10 बार जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा, और अगर एक को n बार जोड़ दिए तो n बार जोड़ दिए तो हमें क्या मिलेगा n मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा n। चलिए अब इसको और थोड़ा सा एलोबरेट कर लें तो 5/9 इंटू अब देखिए इस 10 को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 बटा में इसका एलसीएम 9 अब माइनस में n। ठीक है, या इसी को हम लोग ओहो या नहीं, यहाँ इक्वल का चिन्ह आएगा ना, ध्यान रखना है इसका थोड़ा सा। ठीक है, जहां बीच में इक्वल रहे वहां हम लोग शुरू में या का चिन्ह लगाते हैं, अगर बीच में इक्वल है ही नहीं तो शुरू में या इक्वल का चिन्ह लगेगा। तो 5/9 इंटू में क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 9 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n। ठीक है, या देखिए इसी को क्या लिख सकते हैं, इस 9 को बाहर ले आइए तो हमें मिल जाएगा 5/9 इंटू में 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था जी ये क्वेश्चन नंबर 11 था ना, 11 का पहला नंबर क्वेश्चन था। और
इसको हम लोग क्या करते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है कि किसी श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। नीचे वाला श्रेणी जो दिया हुआ है इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। जरा देख रहे हैं वीडियो रुका तो नहीं ना, चल रहा है। आइए, क्या कह रहा है कि श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20th टर्म ज्ञात करना। गिवन sequence is given series is according to question given सीरीज इज क्या दिया हुआ है, 2 × 4 प्लस में क्या दिया हुआ है, 4 × 6 प्लस में क्या दिया हुआ है, 6 × 8। ठीक है, प्लस शोन प्लस 2 n टर्म। ठीक है, यह n टर्म तक का सीरीज है और इसमें आपको 20th टर्म फाइंड करना। अब देखिए पहला टर्म को आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पहला टर्म का पहला भाग क्या है, 2 है। तो यहाँ देखिए 2, यहाँ पर कितना है, 4 है, यहाँ पर कितना है, 6 है। 2 4 6 कुछ याद दिला रहा है आपको, यह एपी का याद दिला रहा होगा आपको कि इसका कॉमन डिफरेंस समान है। तो क्या है, यह एपी में है। अब देखिए यह 4 6 8, ठीक, 4 6 8 भी तो आपको कुछ याद दिला रहा है, यह भी एपी में है। तो इसका मतलब यह जो सीरीज, यह जो टर्म है, दो दो टर्म एक साथ जो दिया हुआ है, यह दोनों वास्तव में क्या है, एपी में है। तो अब हमको A20 अगर हमको फाइंड करना हो तो इसका 20th टर्म और इसका 20th टर्म निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा A20। सो A20 20वां टर्म फाइंड करना था, 20वां पद ना, तो A20 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है फॉर्मूला, AN बराबर किसमें, एपी में, A + n - 1 × D। इसके लिए A क्या है, 2 है, A + n - 1, n का वैल्यू 20 - 1 × D, 2 2 4, तो मतलब 2। यह तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। इनटू में सेकेंड पार्ट इसका फर्स्ट A क्या हो जाएगा, 4 + n - 1, तो 20 - 1 × D का वैल्यू 2। ठीक है, चलिए बराबर कितना हो गया, 2 प्लस, अब देखिए 19 दूनी के 38। ठीक है, गुने में कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 अब प्लस 19 दूना 38। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 38 2 30, गुने में 8 4 12 42, 38 2 40 ना, 30 नहीं 40, यहाँ हो जाएगा 42। हम या तो इसको इतना ही छोड़ दें, या बहुत करेंगे तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 4 दूनी के 8, 4 चौका 16, तो 1680 इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया 20वां पद, इसका क्या होगा वो हम लोग निकाल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ गौर से आपको देखना है, क्या कह रहा है, एक कोई किसान एक पुराने ट्रैक्टर को 12,000 रुपया में खरीदता है। ठीक, 12,000 में वह खरीदता है, उसके बाद वह 6,000 नकद भुगतान करता है। 6,000 रुपया वह क्या करता है, नकद भुगतान करता है। शेष राशि को वह 500 रुपया वार्षिक, 500 रुपया वार्षिक किस्त के रूप में जमा करता है। उसके बाद 500 रुपया वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो 12% ब्याज भी देता है। ठीक है, किसान को ट्रैक्टर का कुल कितना कीमत देनी पड़ेगी। चलिए क्या कह रहा है,
ए फार्मर बायज यूज ट्रैक्टर फॉर इतना। अब देखिए रेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, रेस्ट अमाउंट, रेस्ट अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा 12,000 माइनस में 6,000। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया 6,000। 6,000 रुपया बचा जो कि उसे देना है। अब इस 6,000 को वह कैसे देता है, वह 6,000 को 500 रुपया सालाना के हिसाब से जमा करता है, वार्षिक किस्त के रूप में 500 रुपया देता है। तो 6,000 रुपया, 6,000 रुपया जमा करने में लगा कुल समय, मतलब n हो गया बराबर कितना। अब देखिए वह तो 500 रुपया एक वर्ष में जमा करता है, तो 6,000 रुपया कितना वर्ष में जमा करेगा, तो हो जाएगा 6,000 बटा में 500। तो यह दोनों कैंसिल हो गया 0, तो यहाँ हो गया 12 पंचे 60, यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, तो यह n बराबर कितना हो गया 12 हो गया। वह 12 वर्षों तक जमा करेगा कितना कितना रुपया 500 रुपया जमा करेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह तो जमा करता है, लेकिन जितना रुपया जमा नहीं हुआ रहता है उस पर उसको कितना ब्याज लगता है, 12% सालाना के हिसाब से ब्याज लगता है। ठीक है, अब देखिए तो पहला साल उसको ब्याज कितना लगेगा। अब देखिए टोटल या कुल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट क्या कर रहा था, टोटल इंटरेस्ट इन 12 ईयर बराबर कितना हो जाएगा। अब कह रहा है कि 12 वर्षों तक वह जमा कर रहा है, तो 12 साल का तो ब्याज लगेगा, तो 12% मतलब यह हो गया 12 बटा तो 100 हो गया। ठीक है, अब उसका धन कितना पर उसको ब्याज लगेगा। अब देखिए पहला साल तो उसको 6,000 रुपया पे लगेगा, दूसरा साल उसको 5,500 रुपया पे लगेगा, तीसरा साल उसको कितना पे लगेगा, तीसरा साल उसको 5,000 रुपया पे लगेगा। इसी तरह से उसको 12वें साल में कितना रुपया पे लगेगा, 500 रुपया पे लगेगा। ठीक है, अब देखिए बराबर कितना हो जाएगा 12 बटा 100 इंटू, अब यह किस में है, एपी के रूप में है। आप गौर से देखेंगे तो 500 यहाँ 500 घटता जा रहा है, या फिर उधर से हम देखें तो 500 बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एस एन बराबर n/2 12/2 इंटू 12% ब्याज न था जी, हाँ 12/2 इंटू 2a 2 इंटू 500 हाँ 2a प्लस n-1 तो 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना 500। ठीक है, चलिए बराबर कितना हो गया। अब इसको थोड़ा सा खींच के बीच में ले आइए, आइए तो ये हो जाएगा 12/100, ठीक है, इंटू में 12
अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 2 छके 12, यहाँ हो गया 6, तो ये हो गया 6 इंटू, अब देखिए 500 दूनी का तो हो गया 1000, प्लस में अब 11 पचे 5500, आहा 11 में 5 से गुना करेंगे तो 5500 न होगा जी, 5500। ठीक है, चलिए बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ गौर कीजिए आप, तो 12/100 गुना 6 गुना, अब यहाँ कितना हो गया 6500। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 6500 मिल जाएगा। अब इसको अगर हम काट देते हैं तो यह जीरो कैंसिल हो गया, तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 छक 72, 65 में हम लोग 72 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 7 पंचा 35, 7 छक्के 42, 3 42 3 45, एक बार देख लें तो कितना हो जाएगा, 0 8 6 4, गुना सही है ना जी, आप लोग गुना चेक कर लीजिए, हम तो शायद गुना करके रखे हुए थे, कितना आया है 4680। ठीक है, तो बराबर में हमको कितना आ गया, 4680। तो अब देखिए यह तो हो गया आपका क्या, उसका ब्याज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, यह क्या हो गया, कुल ब्याज हो गया। ठीक, कुल ब्याज हमको इतना लग गया 12 साल में। अब कह रहा है कि वह जो किसान है उसको टोटल धन कितना जो है सो जमा करना पड़ा, तो सो टोटल कॉस्ट ऑफ किसका, अब देखिए ट्रैक्टर ना, यही कह रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर फॉर द फार्मर, फॉर दैट फार्मर दे देते हैं, फार्मर बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए पहले वह कितना जमा किया हुआ है, पहले वह 6000 रुपया जमा किया, बाद में फिर वह ब्याज के रूप में कितना जमा किया, ब्याज के रूप में जमा किया 4600, और वह जो है सो 12 साल में कितना जमा किया, 12, टोटल कॉस्ट हो जाएगा 6000, तो पहले वह जमा कर चुका है, 6000 पहले वह जमा किया, फिर बाद में 12 साल तक वह 500 रुपया जमा किया, तो 6000 फिर से वह जमा किया, अब प्लस में ब्याज उसका कितना जमा किया, 4680 रुपया ब्याज जमा किया, तब बराबर कितना हो गया, इसको जब हम जोड़ेंगे तो 6 6 12 4 16, तो 16680 रुपया वह जमा किया। ठीक है, आरएस मतलब उस किसान को उस 12,000 का ट्रैक्टर के लिए कितना जमा करना पड़ा, 16,680 रुपया जमा करना पड़ा। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर कितना, 13। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या कह रहा है कि शमशाद अली 22,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है, वह 4,000 रुपये नगद देता है तथा शेष धनराशि 1,000 रुपये वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो 10% वार्षिक ब्याज भी देता है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग बनाए, उसे स्कूटर के लिए कुल कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब जो है सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल टाइम टेकन ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, टोटल टाइम बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए 4,000 रुपया वह जमा किया है,
और 22,000 रुपया उसको जमा करना था, तो 22,000 माइनस 4,000, अब बटे में सालाना वह कितना जमा करेगा, 1,000 रुपया जमा करेगा ना। तो या n बराबर कितना हो जाएगा, 18,000 बटा में 1,000। ठीक है, अब यह जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, n बराबर 18। ठीक है, मतलब वह 18 साल तक जमा करेगा रुपया। ठीक है, और कितना जमा करेगा, 1,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से जमा करेगा। अब कह रहा है कि उसको ब्याज कितना लगेगा, ब्याज लग रहा है 10% वार्षिक के हिसाब से। टोटल इंटरेस्ट ना, टोटल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अब क्या कर रहा है, इंटरेस्ट जो लग रहा है वह किस पर लग रहा है, जितना कि वह जमा किया हुआ नहीं किया है राशि। जमा नहीं किया है मतलब कितना, शुरुआत में तो पहला साल उसको 18,000 पे लगेगा, दूसरे साल में उसको कितना लगेगा, 17,000 पे लगेगा, तीसरे साल में 16,000 पे लगेगा, और लास्ट में उसको 18वें साल में 1,000 रुपया पर उसको ब्याज लगेगा। और कितना ब्याज लगेगा, 10% ब्याज लगेगा। ठीक है, अब देखिए बराबर कितना हो जाएगा, अब वही 1,000 इधर से शुरू करते हैं, इस एक बार हम इसमें सजा के लिख देते हैं, 1,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस सोन, इसको हम लोग कहाँ तक लेके जाएंगे, 18,000 तक लेके जाएंगे। गुना में कितना हो गया, 10% हो गया। बराबर देखिए, अब इसको हम क्या देख रहे हैं, यह किस में है, एपी में है, और एपी का एसएन हमें पता है क्या होता है, एसएन बराबर n/2। तो n/2, तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 18 ना, तो 18/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 1000 प्लस n-1, तो n का वैल्यू कितना, 18-1 इंटू में डी का वैल्यू कितना, 1,000। ठीक है, और ये तो हो गया, गुना में कितना हो जाएगा, 10% मतलब 10/100 हो गया। अब आइए, अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि बराबर में कितना आ जाएगा, 2 नमा के 18, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पर 10 दिन के 100, यहाँ 10 हो गया। अब चलिए 9 इंटू, या इस 10 को भी इधर ले आते हैं, 9/10 गुना। अब देखिए 1,000 में 2 से गुना करेंगे, 2,000 प्लस इसमें यहाँ 18 में से एक चला गया 17, तो यहाँ बच गया 17,000। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम और एलोबरेट करें, तो ये हो जाएगा 9/10 इंटू में 17×2=19,000। ठीक है, अब देखिए यह जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब इसको 19 नमा 71 से 171, उस पर डबल जीरो, इतना तो इसका क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक, अब देखिए आपको क्या कर रहा है, टोटल अमाउंट उसको कितना जमा करना पड़ेगा, तो सो टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, शुरू में देखिए कितना जमा किया, शुरू में 4,000, अब बाद में कितना जमा किया, 18,000, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं टोटल अमाउंट कितना, 22,000 रुपया, तो वह जो है सो उसका मूलधन जमा किया 22,000। ठीक है, अब प्लस में ब्याज कितना हो गया, 17,100। ठीक, तो बराबर कितना हो गया, 100 इधर हो गया, 7×2 = 9, 2×1 = 3, मतलब 39,100 रुपया उसे जमा करना पड़ा, यही आपका
आंसर आ गया। ठीक है, 39,100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसको बनाने से पहले एक बार देख लें वीडियो रुका तो नहीं ना, कभी कभी वीडियो रुक जाता है। आइए, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है। एक व्यक्ति क्या करता है, 4 मित्रों को पत्र लिखता है। तो ए यहां से शुरू हो गया, ए बराबर कितना हो गया, 4। अब देखिए लिखता है, वह प्रत्येक उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को पत्र भेजने का निर्देश देता है। 4 दूसरे व्यक्तियों को निर्देश देता है भेजने का। तो आर बराबर यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया। ए बराबर 4, आर बराबर 4 हमें पता हो गया। अब देखिए, तथा उसने यह भी कहा कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस श्रृंखला को जारी रखे। ठीक है, तो कल्पना करके कि श्रृंखला ना टूटे, तो 8वें पत्र के समूह भेजने वाले, 8वें पत्र, 8वें मतलब ये क्या हो गया, n बराबर 8 हो गया। समूह में भेजने पर कितना डाक खर्च होगा, जबकि डाक खर्च क्या है, 50 पैसा है। डाक खर्च क्या है, 50 पैसा है। तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेंगे कि कितना लेटर भेजा गया क्या। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लेटर कितना भेजा गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बराबर हो गया 4, आर बराबर हो गया 4 एंड एन बराबर कितना हो गया 8। तो आपको क्या निकालना है, एसएन निकालेंगे तब तो उतना दिन में कितना पत्र भेजा गया या पता चलेगा। सो एसएन बराबर हो जाएगा, क्या होता है, ए का वैल्यू आर इंटू आर टू द पावर एन 4 टू द पावर 8 माइनस 1 बटा में 4 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 4 इंटू इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4 टू द पावर 8 माइनस 1 है ना। तो 4 को 8 बार आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 65,536 आएगा। ठीक है, आप लोग गुना कर लेंगे, हम गुना करके रखे हुए थे। 65,836 माइनस 1 बटा में 4 में से 1 गया तो 3 बच गया। ठीक है, 65,536 है, 836 नहीं 536, 65,536 65,536। ठीक है, माइनस 1 बटा में इतना बराबर कितना हो जाएगा 4 इंटू 65,535 बटा में हो गया 3। अब यह 3 से कटेगा, 3 का 3, 3 दूनी के 6, उसके बाद हो गया 3 का 3, 8 तरीके 24, 4 तिहाई के 12, 5 तिहाई के 15। अब इसमें 4 से गुना कर दीजिए तो 5 चौका 20, 4 चौका 16, 2 18, उसके बाद 8 चौका 32, 1 33, 4 का 4 3 7, 4 दूनी के 8, तो 87,380। ठीक है, 87,380। उसके बाद क्या हो गया, अब तो यह हो गया इतना, यह तो हो गया नंबर ऑफ लेटर्स हो गया, यह क्या हो गया नंबर ऑफ लेटर्स, सो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा 87,380 गुना 50 पैसे, तो मतलब 1/2 रुपया। तब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 छा के 12, नहीं 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 छा के 12, 2 नमा के 18, 0, मतलब हो गया 43,690 रुपया। यही हो गया आंसर। ठीक है,
43,690 रुपया। चलिए एकदम सटीक आंसर भी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16। एक आदमी एक बैंक में 10,000 रुपया 5% साधारण ब्याज पर जमा किया, ठीक है। अब कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपया जमा किया है, कितना, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर। जब रकम जब से रकम बैंक में जमा की गई तब से 15वें वर्ष में उसके खाते में कितनी रकम हो गई। तो अब क्या कह रहा है, 15वें वर्ष में उसका कितना रकम होगा। तो 15वां वर्ष में रकम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट इन 15th ईयर। अब देखिए 15वां वर्ष में उसमें कितना जमा है, इसका मतलब हुआ उसको ब्याज कितना 14 वर्ष का न मिलेगा जी। 15 साल का 15वें साल में उसको कितना मिलेगा, इसका मतलब हो गया उसको ब्याज कितना साल का मिला, 14 साल का मिला। तो 10,000 गुने कितना, सॉरी 10,000 नहीं लिखाया, ये 1,000 लिखाया। 10,000 गुने, अब देखिए 1 प्लस कितना 5% न मिलता है, तो 5 तो हो गया 1 + 5/100, तो बराबर कितना हो गया 10,000 गुना में, हाँ गुना में 14 भी तो आ जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 105/100 गुने में 40। यह जीरो कैंसिल। अब देखिए 14 पंचे 70, यहाँ हो गया फिर 14 14 पंचे 70, यहाँ हो गया 14, और उस पर कितना हो जाएगा 00, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इतना ज़्यादा हो गया। एक बार देख लेते हैं, मिला लेते हैं आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 14 पंचे 70 तो गुना 1 मिनट, ये गुना 14 यहाँ नहीं होगा। इसका ब्याज पहले हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसका ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट जरा, नहीं यहाँ वाजिब में क्या होगा, उसको साधारण ब्याज न मिल रहा है, ये तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिए। यहाँ क्या होगा, साधारण ब्याज जब मिलेगा तो साधारण ब्याज में उसको कितना अमाउंट मिलेगा, ये अमाउंट हमें निकालना है। तो 10,000 का कितना 5%, 5/100 गुने कितने समय तक, 14 महीने तक, और उसका प्लस में क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल, 14 पंचे 70 ना, 14 पंचे 70 तो हो गया 7,000, ये हो गया, प्लस में 10,000 ये हो गया, तो बराबर में कितना हो गया 10×7 17,000। मतलब उसको क्या होगा कि टोटल अमाउंट 15वें साल में कितना मिल जाएगा, 17,000 रुपया उसको मिलेगा। अब देखते हैं और क्या कह रहा है कि 20 साल 20 वर्षों के बाद टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर, आफ्टर 20 ईयर, तो बराबर कितना हो जाएगा 10,000 गुने 5/100, यह तो उसका ब्याज हो गया एक साल का। अब है कि 20 साल के बाद का रहा है, तो मतलब 20 साल तक का ब्याज उसको मिल जाएगा, तो गुना हो जाएगा 20, अब प्लस में कितना 10,000 उसका जो है सो जो मूलधन है वो, तो बराबर कितना हो गया बराबर में आ गया आपका, यह जीरो कैंसिल हो गया, अब 20 पंचे 100, हाँ उसके बाद एगो जीरो यह हो जाएगा,
तो 100 यह हो गया, 10,000 यह भी हो गया और 10,000 यह भी हो गया, बराबर में कितना हो गया? 20,000। यही आपका आंसर हो गया, मतलब 20 वर्षों के बाद उसे कितना मिलेगा? 20,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि एक निर्माता घोषित करता है कि उसकी मशीन जिसका अवमूल्यन जिसका मूल्य इतना है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ मशीन है, मशीन इज इक्वल टू कितना है? 15,625। ठीक है, इतना रुपया हो गया। उसके बाद हर वर्ष 20% के दर से उसका अवमूल्यन होता है। मतलब कि उसका अवमूल्यन होता है, उसका मूल्य घटता है, क्योंकि मशीनरी चीज है तो उसका धीरे धीरे दाम तो घटेगा ना जी। तो क्या हो जाता है? उसका अवमूल्यन होता है। कह रहा है 5 वर्षों के बाद उसकी अनुमानित मूल्य क्या होगी? तो देन estimated value at the end of 5 year, 5 year बराबर कितना हो जाएगा? बराबर देखिए, सबसे पहले तो 15,625 है, गुने देखिए। अब देखिए कि एक साल में कितना घटता है? 20% का उसमें घटोतरी होता है, तो मतलब 80/100 हो गया। तो गुना 80/100, यह एक साल का हुआ। तो दूसरे साल में भी 80/100, तीसरे साल में भी 80/100 घटेगा, चौथे साल में भी 80/100 और पांचवें साल में भी 80/100 उसका अवमूल्यन हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कटने वाला है। चलिए इसको हम लोग काटते हैं 5 से। 5 3 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 2 जा 10 हो गया। अब देखिए फिर से कटेगा, 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, यहाँ 5 2 जा। अब देखिए 5 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, यहाँ फिर 5 2 जा, यहाँ फिर क्या हो जाएगा? 5 2 जा, 5 5 जा, यहाँ फिर 5 2 जा। ठीक है, चलिए अब इस 2 से हम लोग काट देते हैं, 2 4 जा 8 और कटने वाला है। यहाँ पर फिर 5 5 जा, यहाँ 5 2 जा। ठीक है, तो ये हो गया। ये एक्चुअली में ऊपर होना चाहिए, हम जगह नहीं था इसलिए हम नीचे लिख दिए हैं। और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ फिर यह 2 कैंसिल हो गया। चलिए यहाँ पर हो गया 2 2 4 जा 8, यहाँ पर हो गया 2 2 जा 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमको? बराबर में यहाँ आ गया 5, तो यह रहेगा ही। उसके बाद गुने में आ जाएगा, यहाँ तो 1 आ गया, यह टोटल टर्म। यहाँ पर कितना आया टोटल टर्म? 2 आया। गुने में 8 इंटू 8 इंटू 8, 3 बार 8 आ जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32, 8 छक्का 48, 3 8 3 11 51, तो हो गया 512। उस पर एगो जीरो बैठा देंगे तो ये कितना हो जाएगा जरा देख लें। तो 5120 रुपया, मतलब 5 साल में उसका वैल्यू क्या रह जाएगा? 5120 रुपया हो जाएगा मात्र, जो कि 15,625 का था। अब वह 5 साल के बाद कितना में मिलेगा? मात्र 5120 रुपया में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले थोड़ा देख ले, वीडियो तो रुका तो नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18।
और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए गए, ठीक है। दूसरे दिन 4 कर्मचारी ने काम छोड़ दिया, तीसरे दिन 4 और कर्मचारी ने काम छोड़ दिया, और इस प्रकार अन्य। अब कार्य को पूरा करने में 8 दिन अधिक लगते हैं, मतलब पहले जितना लग रहा था उससे 8 दिन अधिक लगे रहा है। तो कितने, तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कार्य पूर्ण किया गया, ठीक है। अब देखिए कि इसमें कह रहा है कि 150 कर्मचारी लगाया गया था, वह जब टोटल काम करता तो वह जितना दिन में काम करता उससे 8 दिन अब ज्यादा समय लग रहा है, क्योंकि प्रत्येक दिन क्या हो रहा है, 4 कर्मचारी छोड़ के वहां से भागता जा रहा है। तो मान लेते हैं क्या मान लेते हैं, लेट 150 वर्कर्स फिनिश the work in x days, ठीक है। मान लेते हैं कि वर्कर जो है 150 वर्कर उस काम को x दिन में पूरा करता, देन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बराबर कितना हो जाएगा, 150x ना, 150 गुने x हो जाएगा, या मतलब 150x हो गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 150x मतलब टोटल वर्कर कितने के बराबर होगा। अब देखिए पहला दिन तो 150 वर्कर था, प्लस दूसरा दिन कितना वर्कर था, 148 ना। पहला दिन 150 वर्कर था, इसमें से 4 वर्कर चला गया, तो 101 4 6 146, फिर तीसरा दिन 142 वर्कर आएगा, सोन प्लस इसी तरह से चला जाएगा टू कितना टर्म तक, x प्लस 8 टर्म तक, मतलब जितना वर्कर इधर होगा घटते 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 x प्लस 8वें दिन तक काम करेगा, उतना वर्कर कितना है, 150x के बराबर है। अब देखिए यह 150x इज इक्वल टू, अब देखिए यह किस में जा रहा है, 150 में से 4 घटा तो 146 बचा, फिर इसमें से 4 घटा तो 142 बचा, इसका मतलब यह तो एपी में है, और एपी का यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, एसएन का फार्मूला लगेगा। तो एसएन बराबर क्या होता है, n/2, तो x प्लस 8/2 इंटू 2a, 2 इंटू 150 इंटू 2a प्लस n-1, तो n का वैल्यू कितना, x प्लस 8-1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया, -4 हो जाएगा। बस यही आपको ध्यान देना है, यहाँ -4 लगेगा क्योंकि घट रहा है ना। या देखिए अब कितना आ रहा है हमें, यहाँ गौर से आप देखेंगे तो हो जाएगा 150x इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 8/2 इंटू 150 दूनी 300 प्लस, अब इसमें 4 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ तो 8 में से 1 गया तो 7 बच गया, तो -4x हो जाएगा। अरे यार कभी कभी सेंसर ठीक से काम नहीं करता है नहीं। चलिए तो यहाँ हो जाएगा -4x समझ रहे हैं ना। तो यहाँ कैसे हुआ, -4 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो -4x, यहाँ 7 बचा, 7 चौका 28, तो -28, ठीक है। चलिए या देखिए इस 2 को इधर लेके चले आते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा, यहाँ चले आएंगे तो 300x बराबर में x प्लस 8 इंटू में हो गया 300 में से 28 को हम घटा देंगे तो 8 2 10, 7 2 9, यहाँ हो गया 272 -4x, ठीक है। चलिए
अब देखते हैं हम लोग क्या आता है। यहाँ हो गया 300x, 300x इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 272x, 272x माइनस माइनस 4x²। उसके बाद इसको 8 से गुना करेंगे तो 272 में 8 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी के 16, 8 7 56, 1 57, 8 दूनी के 16, 5 और 6 5 11 21। ठीक है, अब माइनस में आ जाएगा 8 चौका 32, 32x। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं 300x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कितना, 272, 272। चलिए इसको एक साथ ही कर लेते हैं इधर, 300x माइनस यहाँ कितना है, 272x है, इसमें से 32x घट जाएगा तो 240 बच जाएगा। 240 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 240x हो जाएगा। ठीक है, अब इस -4x² को भी इधर लाएंगे तो +4x² हो जाएगा। अब 2176 था तो -2176 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। या देखिए 4x², अब इसको घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, 60x, उसके बाद -2176 इज इक्वल टू 0। ठीक है तो यहाँ हो जाएगा x², 15 चौका 60, 15x, ये कटेगा 4 दूनी के 4 का 4, 9 चौका 36। हाँ, तो अब देखिए यहाँ 15x हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 चौका 16, 4 चौका 16, बराबर में कितना हो गया, 0। ठीक है, यहाँ तक तो समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग तोड़ने के लिए तो जान ही रहे हैं कैसे तोड़ा जाता है, तो इसको तोड़ेंगे हम लोग कैसे। अब इसको लिखेंगे आप लोग देख लेंगे, यहाँ हम बता दे रहे हैं आपको, प्लस प्लस लिख देंगे इसको, 32x माइनस 17x माइनस 544 इज इक्वल टू 0। आप 32 और 17 को गुना करेंगे तो 544 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 15x आ जाएगा। ठीक है, या देखिए इस दोनों में से हमको क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 32, यहाँ पर क्या हमको कॉमन आ जाएगा, -17 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। यह देखिए तो यहाँ पर हो गया x प्लस 32 इंटू एक्स माइनस 17 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -32 और 17। लेकिन दिन माइनस में तो आ ही नहीं सकता है, दिन तो माइनस में आएगा नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 17। मतलब 150 वर्कर अगर साथ में काम करता तो उसे कितना दिन में समाप्त कर लेता, उस काम को 17 दिन में समाप्त कर लेता। लेकिन 150 वर्कर तो काम किया नहीं, उसमें से वर्कर 4 वर्कर डेली घटता चला गया, इसीलिए उसको 8 दिन ज्यादा समय लग गया। 8 दिन ज्यादा समय लग गया तो टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बराबर कितना हो जाएगा, 17 प्लस 8 इज इक्वल टू 25 डेज। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, और किस चैप्टर पर, 8वां चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का। ठीक है, तो आज हम लोग इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज भी खत्म कर चुके हैं, मतलब पूरा का पूरा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी हम लोग बना चुके हैं। इसका थ्योरी, एग्जाम्पल प्लस मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल, थ्योरी, एक्सरसाइज पूरा का पूरा हम लोग खत्म कर लिए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करना चाहेंगे। बची बात फिर हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या सब होता है। इसके लिए आपको क्यूआर कोड दे देते हैं, आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।